अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तैन अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ईटा के रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए पिछली वीडियो में हमने इंटीग्रल्स का चैप्टर डिस्कस किया था, क्लास 6 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2। आज हम यूनिट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ इंटीग्रल्स के लॉज चेक करेंगे, उनकी जमा तफरीक चेक करेंगे, उनके ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेक करेंगे कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ इंटीग्रल की वैल्यूज हों तो हम उन्हें किस तरतीब से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एडिशन पहले करना है या सब्ट्रैक्शन। हम बोर्ड मास रूल को जरा बेहतर अंदाज में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम मुख्तलिफ इंटीग्रल्स की वैल्यूज को जब ऐड करना हो तो हमारे लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज तो आप लोग बेसिकली समझते हैं, आपको सिंपल मैथमेटिक्स आती है, सिंपल जमा तफरीक भी आती है, लेकिन एडिशन में हमारे पास जब इंटीग्रल्स आएंगे तो कुछ खास बातें आएंगी। अगर तो जिन दो वैल्यूज को मैं जमा कर रहा हूं, ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू मैंने लिख दी, जिनको मैं जमा कर रहा हूं अगर वो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो मैंने सिंपली उनको जमा कर देना और उनके साथ उनका साइन लगा देना। अगर मैं दो वैल्यूज को माइनस कर रहा हूं, -2 और -10, मैं दो माइनस वाली वैल्यूज को जमा कर रहा हूं तो मैंने उनको सिंपली जमा कर देना है और साथ उनका साइन लगा देना माइनस का, यानी कि -2 और प्लस -10, ये मेरे पास -12 हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने दो ऐसी वैल्यूज को जमा करना हो जिनमें से एक पॉजिटिव वैल्यू हो और जो दूसरी वैल्यू जिसे मैं जमा करने जा रहा हूं वो नेगेटिव हो, तब क्या होगा? फिर यूं होगा कि मैंने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देनी है, -10 में से +2 निकाल देना है, तो ये मेरे पास 10 में से जब 2 निकालेंगे तो 8 रह जाएगा और बड़ी वैल्यू का मैंने साइन लगा देना है -8। क्वेश्चन चेंज करके देख लेते हैं। हो सकता है ये वैल्यू मेरे पास माइनस की हो, ये वैल्यू मेरे पास प्लस की हो। अब मैंने इन दोनों को जमा करना है, एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर देंगे और साइन बड़ी वैल्यू का लगा देंगे। तो कितना सिंपल है। आपने दो इंटीग्रल्स को जमा करना है तो आपने सिंपली एक बात याद रखनी है कि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में है, सिंपली जमा करके पॉजिटिव साइन लगा दें। दोनों वैल्यूज माइनस में है, दोनों को जमा करके माइनस का साइन लगा दें। लेकिन अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करने के बाद बड़ी वैल्यू का सिंबल, बड़ी वैल्यू का साइन लगा दें। तो ये वाली चीजें हम आज के चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि सिंपल एडिशन किस तरीके से होती है इंटीग्रल्स की और उसमें कौन सा रूल यूज होता है। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले है कि इफ वी एड टू इंटीग्रल्स विद पॉजिटिव साइंस द सम विल बी पॉजिटिव। इफ वी एड टू इंटीग्रल्स विद नेगेटिव साइन द सम विल बी नेगेटिव। बहुत सिंपल है। पॉजिटिव से दो वर्ड्स को, वैल्यूज को जमा करेंगे, आंसर पॉजिटिव में आएगा, और दोनों ही नेगेटिव है तो तब आंसर नेगेटिव में आएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हमारे पास एक वैल्यू पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, तो उसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि उसमें आप लोगों को जरा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, फिर मुश्किल सवालों की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले है द डिस्टेंस फ्रॉम अलीज होम टू पार्क इज 11 मीटर एंड पार्क टू मस्जिद इज 22 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? मैंने दोनों को जमा कर देना, आंसर आ जाना 33। अच्छा, -7 और -15 को जमा करके दिखाएं। अब एक -7 है, दूसरी जिस वैल्यू को जमा करना है वो -15 है। मैंने दोनों को सिंपली जमा करना है और इनका साइन साथ लगा देना है, तो -22 इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम इन्हें कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अली के पास 12 कपकेक्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है 8 को अपने मुख्तलिफ नीडी किड्स में, अपने नेबरहुड में, तो उसके पास कितने रह गए? 12 में से 8 माइनस कर दे, सिंपली 4। तो ये तो बड़े आसान तरीन क्वेश्चन है, इस तरीके से हम चीजों को जमा वगैरह कर सकते हैं, तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रल्स। अगर मैंने इंटीग्रल्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करना होगा? तो यहां पर हमारे पास रूल ये है कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू पॉजिटिव इंटीग्रल्स, इफ फर्स्ट इंटीग्रल इज ग्रेटर देन द आंसर विल बी पॉजिटिव। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मैंने 11 में से 4 को माइनस करना, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 7। मैंने +11 में से माइनस किया है +4 को और हमारे पास आंसर आ गया है +7। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ इंटीग्रल्स को माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं दो पॉजिटिव इंटीग्रल्स को और पहला इंटीग्रल स्मॉल है, यानी कि मेरे पास आ जाता है -4 ये +4 है और मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है +11 को, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो -7 होगा।
चलिए ये इसमें इतनी ज्यादा ज़हन को खपाने वाली बात नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है हम उसका सिंबल यूज कर लेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि अ पॉइंट ए ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन इज 3500 meters above sea level and point B is 2000 meter below sea level. Find the vertical distance between point A and B. तो एक माउंटेन है और उसकी कोई टिप है जो जमीन से कितनी ऊंची है, सतह समंदर से कितनी ऊंची है, 3500 मीटर। ये पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है वो इससे नीचे है। कितना नीचे है? वो -2000 मीटर्स नीचे की तरफ है। तो हमने देखना है कि इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो हमारे पास क्या करना होगा, पॉइंट ए इस नंबर पे है, पॉइंट बी इस वैल्यू के साथ है, तो हमने डिफरेंस चेक करना है। जब हम डिफरेंस चेक करेंगे तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 5500 मीटर्स। हमने वो वर्टिकल डिस्टेंस इस तरह चेक करना है। तो वो डिस्टेंस चेक करने के लिए क्या करना होगा, पहली वैल्यू में से हम माइनस कर देते हैं दूसरी वैल्यू को। तो ये हमारे पास जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5500 मीटर, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो जमा हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको जमा की वैल्यू में ले लेंगे। लेकिन ये इतना मुश्किल बनाने के लिए सिंपली आप वर्टिकल डिस्टेंस लंबाई के रुख करने जा रहे हैं, तो ये आपके पास इसको करने का बड़ा ही आसान तरीका। नेक्स्ट है -5 में से माइनस करें +1 को। तो जब आप इसको करेंगे तो ये -5 और ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से, और आपने इसमें से +1 को निकालना है। जब आपने +1 को इसमें से निकालना है तो ये हमारे पास वैल्यूज जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा -1 -5 -1 इट विल बी इक्वल टू -6। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंस निकालने का तरीका है। पीछे एडिशन के रूल्स थे, ये हमारे पास इसके डिफरेंस के, या आप कह सकते हैं सबट्रैक्शन के। मैंने करना है -4, उसमें से हमने माइनस करना है -6 को। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -4, माइनस का साइन अंदर वाले माइनस साइन को चेंज कर देगा, ये प्लस हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 6 - 4 + 2 आंसर आ जाएगा। अब इसको आप लोगों के लिए आसान बनाते हैं। आसानी ये है कि जब आप दो वैल्यूज को जमा तफरीक कर रहे हैं तो ये जो बाहर वाला साइन होता है ये अंदर वाले साइन को चेंज कर सकता है। अगर तो बाहर प्लस का साइन हो, उसने अंदर के साइन को चेंज नहीं करना, प्लस को प्लस रहने देना है, माइनस को माइनस रहने देना है। लेकिन अगर बाहर माइनस का साइन हो तो वो अंदर वाले साइंस को ऑपोजिट कर देता है। तो अगर अंदर प्लस होता तो माइनस हो जाता, और अगर अंदर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होकर इस तरह हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। ये हमारे पास सबट्रैक्शन है किनकी, इंटेगर वैल्यूज की। ठीक है, तो ये सबट्रैक्शन को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। भी नंबर लाइन तो हमने ड्रा करके वहां पे पेपर में देखनी है, सिर्फ सिंपली सॉल्व करना है। तो सॉल्व करें, +4 -+18। तो अब आपने डिफरेंस निकालना है। होगा क्या कि +4 तो वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन यह माइनस का साइन अंदर के साइन को चेंज कर देगा, ये रह जाएगा -18। तो 18 में से 4 को माइनस करके जो बड़ी वैल्यू है उसका आप सिंबल यूज कर लेंगे, दैट विल बी राइट आंसर। आगे है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज +54, वन ऑफ देम इज -11, फाइंड द अदर। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास क्या है, 54 टोटल है और एक वैल्यू -11 है। तो फॉर एग्जांपल x + y = 54। अब x की वैल्यू अगर -11 है तो हमने y की फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, हम ये जो -11 है इसको इक्वेशन की इस साइड पे लाएंगे। जो वैल्यू एक साइड पर माइनस हो वो दूसरी साइड पे आके जमा की हो जाती है, तो 54 + 11 हो जाएगा। तो y वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 65। दैट इज आवर राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये यहां से हम इनको निकालते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ लॉज हैं एडिशन के। एडिशन के 5 लॉज हमने करने हैं। पहला है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ ये है कि अगर आप दो पॉजिटिव वैल्यूज को जमा कर रहे हैं तो उनका आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है। इन एडिशन व्हेन टू इंटीजर्स द सम इज ऑलवेज एन इंटीजर। आप दो वैल्यूज को जमा कर रहे हैं तो वो उनका आंसर भी कोई इंटीजर वैल्यूज ही आएगी। जिस तरह आप चाहे उनको जमा करें, वो पॉजिटिव साइन के साथ है, वो नेगेटिव साइन के साथ है, बात एक ही है। दूसरा कम्यूटेटिव लॉ है कि अगर आप दो वैल्यूज को जमा कर रहे हो, आप उनकी तरतीब आगे पीछे कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप +5 + -2 करेंगे, आंसर वही रहेगा। या फिर आप +2 +
सॉरी ये -2 था, -2 प्लस 5। अब मैंने एक वैल्यू ये इसको इधर बाद में लिख के देख लिया, इसको पहले लिख के देख लिया। आंसर दोनों सूरतों में सेम टू सेम आना है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि अगर आप दो वैल्यूज को जमा कर रहे हो, व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ टू इंटीजर्स द सम रिमेन्स द सेम, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव लॉ ये है कि अगर आप तीन वैल्यूज को जमा कर रहे हो तब भी आंसर सेम रहेगा, चाहे आप उनकी तरतीब आगे पीछे कर दो। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी प्लस ए। आप जिस तरह तरीके से उसको मर्जी कर लो, जिस तरीके से मर्जी उसको चेंज कर लो, तो आप इसको कई तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चौथा कॉन्सेप्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जिसे किसी भी इंटीजर में जमा कर दें तो आंसर सेम ही रहता है। तो 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। आप इसको किसी भी चीज में, किसी भी इंटीजर में जमा करें, आंसर वो वैल्यू खुद ही रहेगी। तो -5 में अगर आप +0 करोगे, आंसर विल बी -5। आप +2 के अंदर +0 करें, आंसर विल बी +2। तो हमारे पास 0 क्या हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी। फिर एडिटिव इनवर्स होता है। किसी भी नंबर का उलट नंबर जो होता है वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। उलट किस लिहाज से, एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि +4 का एडिटिव इनवर्स है -4, क्योंकि जब आप +4 में -4 को जमा करेंगे जवाब आएगा 0। तो अगर दो इंटीजर्स का आंसर 0 आए ऐड करने पर, तो उन दोनों इंटीजर्स को हम एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहेंगे। जिस तरह -3 में क्या जमा करें कि आंसर 0 आ जाए, हम -3 में जमा करेंगे +3। अच्छा, अगर मुझे +60 में कुछ ऐसा जमा करना हो कि आंसर 0 आ जाए, तो मैं इसमें जमा कर दूंगा -60, तो आंसर आ जाएगा 0। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की समझ आ गई होगी। तो एक एडिटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट था और एक एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है, डेफिनेटली आप इसे करेंगे। फिर वह है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। तो मल्टीप्लीकेशन का हमारे पास सिंपल रूल क्या है, सिंपल रूल ये है कि अगर आप दो पॉजिटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर पॉजिटिव होगा। अगर आप दो नेगेटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब आंसर नेगेटिव होगा। चाहे वो पहली वैल्यू पॉजिटिव हो, चाहे दूसरी वैल्यू पॉजिटिव हो, तो आपके पास आंसर नेगेटिव ही होगा। इस एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से काम करती है। तो पॉजिटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी पॉजिटिव। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो अब हम बुक से देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। कहते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई टू पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। When we multiply to negative integers, the product will be positive। लेकिन एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। तो हमने करना क्या होता है, हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना होता है। जिस तरह 2 और 4 की प्रोडक्ट निकालें, 2 × 4 8 है। -3 और -2 की निकालें, आपने सिंपली करना क्या है, ये आपके पास है ना -3 मल्टीप्लाई -2, तो मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 6 आंसर आ जाएगा। फिर जो दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, आंसर प्लस में आएगा हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, तो +6 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना होता है, इस तरीके से आप लोगों ने इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास 3 और -5 को मल्टीप्लाई करें। तो 3 और -5 को एक्चुअली मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि मैंने 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, आंसर आ जाएगा 15। अब एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, तो मेरे पास जो आंसर होगा वो नेगेटिव में आएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3, 3 वैल्यूज आ गई। अब क्या करें, अब हमने यहां पर ये देखना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 मल्टीप्लाई -2, एक पॉजिटिव वैल्यू एक माइनस वैल्यू है, आंसर आ जाएगा माइनस में। अब इसको तीसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तीसरी है -3, 8 मल्टीप्लाई 3 24, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, तो सेम वैल्यूज होंगी, सिंबल्स होंगे, तो प्रोडक्ट में ऑपोजिट सिंबल हमारे पास, यानी कि दो माइनस वैल्यूज को जब आप करोगे मल्टीप्लाई तो आंसर आपके पास प्लस में आएगा। प्रोडक्ट निकालें, 2 और 5 का निकालें,
-11 और -22 का निकालें, +40 और -29 का निकालें। भाई नंबर्स की कोई कंफ्यूजन नहीं है, नंबर्स को तो मल्टीप्लाई करना है। यानी कि मुझे पता है +4 और -29 को मल्टीप्लाई करो, इनकी प्रोडक्ट निकालो। तो याद रखें सम और प्रोडक्ट में फर्क होता है। सम जमा करने से आता है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने से आता है। तो मैंने 40 को 29 से मल्टीप्लाई करना है और एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव है, तो आंसर हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा। -100 और +100 का आप प्रोडक्ट निकालें, 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 10,000 आया। एक वैल्यू माइनस है, एक प्लस है, आंसर आपके पास माइनस में आ जाएगा। जिस तरह वहां पे 5 आपके पास ला थे, यहां पर भी वहां पे 5 आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यहां भी 5 कैरेक्टर्स हैं जिनमें से 3 लॉज हैं, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले क्लोजर लॉ क्या है? क्लोजर लॉ वहां पे ये था कि दो वैल्यूज को जमा करेंगे तो जो सम होगा वो भी एक इंटीगर होगा। यहां पर अगर आप दो इंटीगर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उनकी प्रोडक्ट वैल्यू भी क्या होगी? वो भी इंटीगर होगी। तो अगर आप -4 और 6 को मल्टीप्लाई करते हो, -24 आंसर आता है, तो वो भी इंटीगर ही होगा। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ये है कि आप a को b से मल्टीप्लाई कर दें या b को a से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। एसोसिएटिव लॉ क्या है? a को मल्टीप्लाई कर देते हैं b मल्टीप्लाई c से, या a मल्टीप्लाई b को मल्टीप्लाई कर देते हैं c से। आप तरतीब जो मर्जी रख दें, आप पहले इनको कर लें या फिर पहले इनको कर लें, आपका आंसर सेम ही रहेगा। तो ये लॉ कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। फिर आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास एक ऐसा नंबर था जिसे आप किसी भी वैल्यू में जमा करते थे, आंसर वो वैल्यू ही रहती थी। तो वहां पे 0 था एडिटिव आइडेंटिटी, यहां पर 1 है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दे, आंसर सेम ही रहता है। जिस तरह 4 × 1 तो 4 का 4 ही रहेगा। 106 × 1 106 ही रहेगा। तो 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये असल वैल्यू की आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप अपने एग्जैक्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। यानी कि 4 का इनवर्स क्या होता है? 1 / 4। -5 का इनवर्स क्या होता है? 1 / -5। 600 का इनवर्स क्या होता है? 1 / 600। तो इस तरीके से हमने इनवर्स वैल्यूज लेनी होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन। ये एक नई सी चीज होती है। आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया हो सकता है और उन्होंने कहना है कि बताएं ये कौन सा लॉ है। तो यहां पर आपके पास लॉ ये स्टैंड करता है, यानी कि अगर आप a को मल्टीप्लाई कर रहे हो b + c से, तो ये आपके पास एक्चुअली होगा a × b। a को आपने पहले b से मल्टीप्लाई करना है प्लस a × c। तो अभी इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स ओवर सब्ट्रैक्शन भी होता है? जी हाँ, सेम टू सेम होता है। फिर यहां पर पॉजिटिव साइन की जगह नेगेटिव आ जाएगा, यहां पर भी पॉजिटिव सिंबल की जगह नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन के a × b - c इट इज इक्वल टू a × b - a × c। तो ये बात है जो आप लोगों से पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे डिवाइड करना है? जिस तरीके से आप पहले करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की तरह यहां पर भी है कि अगर तो आप सेम सिंबल वालों को डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास आंसर भी उसी सिंबल में आएगा। यानी कि +4 को +4 से करोगे, आंसर प्लस में आएगा। -4 को -2 से करोगे, आंसर प्लस में ही आएगा। तो अगर आप इस तरह कर रहे हो डिवीजन कि आपके पास जो एक वैल्यू और है, दूसरी वैल्यू और सिंबल के साथ है, तो आपका जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा। जिस तरह मैं +4 को डिवाइड कर देता हूं -2 से, मेरा आंसर कंफर्म माइनस में आने वाला है। मैं -4 को डिवाइड कर देता हूं +2 से, आंसर फिर भी कंफर्म माइनस में आ रहा है। यानी कि अगर दो वैल्यूज डिफरेंट होगी, अगर दो वैल्यूज के सिंबल डिफरेंट होंगे, तो प्रोडक्ट या डिवीजन दोनों सूरतों में उसके जो साइन होंगे वो आपके पास नेगेटिव ही होंगे। ये आपकी आसानी के लिए मैं जरा व्हाइट बोर्ड पर भी कर देता हूं, आप लोगों को आसानी रहेगी। तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। देखें जी, मैंने आप लोगों से कहा था +4 को मल्टीप्लाई करते हैं +2 से, आंसर +8। यहां पे सिंबल सेम, वहां पे पॉजिटिव। -4 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, आंसर +8। सिंबल सेम है तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। +4 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 से,
आंसर होगा -8। -4 को मल्टीप्लाई करते हैं +2 से, आंसर होगा -8। मैंने यहां पर एक वैल्यू पॉजिटिव की एक नेगेटिव के लिए आंसर नेगेटिव में आ रहा है। डिवीजन में भी सेम यही कॉन्सेप्ट काम करता है कि मैं +4 को डिवाइड करता हूं +2 से, आंसर आएगा +2। मैं -4 को डिवाइड करता हूं -2 से, आंसर आएगा +2। लेकिन अगर मैं +4 को डिवाइड करता हूं -2 से या -4 को डिवाइड करता हूं +2 से, तो हमारे पास आंसर आएगा -2। यानी कि 2 ने तो 2 ही आना है, लेकिन जो सिंबल है वो हमारे पास नेगेटिव वाला आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद कर लें, ये आप लोगों को हेल्प करेगा आगे बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग आपने करना है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में इस कॉन्सेप्ट में हमारे सबसे पहली चीज है किसी भी चीज को सॉल्व कर लेना, इतना सॉल्व कर लेना कि आपके पास आंसर बहुत सिंपल सा आए, सिंपल टर्म्स में आए। तो उसमें पहली चीज है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन में क्या होता है कि बहुत सारे नंबर्स, ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स इकट्ठे मौजूद होते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, यानी कि बहुत सारी वैल्यूज हैं, आपने उनको सेपरेट किया हुआ है, जमा, तफरीक, जरब, तकसीम या फिर ब्रैकेट से, तो वो पूरा एक एक्सप्रेशन बन जाता है। जिस तरह 4 + 6 × 2, 3 नंबर्स हैं और उनके दरमियान एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के साइंस हैं, तो ये एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, ये चीज आपने सबसे पहले समझनी होती है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। हमने जब बहुत सारे एक्सप्रेशंस को इकट्ठे सॉल्व करना हो तो कौन सा लॉ फॉलो करना होता है, कौन सा रूल फॉलो करना होता है? हमने फॉलो करना होता है बोर्ड-मैस रूल। बोर्ड-मैस रूल क्या होता है? बोर्ड-मैस रूल ये होता है कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन में काफी सारी चीजें हैं, आपके पास प्लस का साइन है, माइनस का है, मल्टीप्लीकेशन का है, डिवीजन का है, छोटी ब्रैकेट है, दरमियानी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है, आपके पास बार है, आप पहले किसे सॉल्व करेंगे? बोर्ड-मैस रूल के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे बार को। बार जिसे हम विनुकुलम ब्रैकेट्स भी कहते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर अगर बार लगाओ, आप पहले उसको सॉल्व करेंगे। जिस तरह अगर आप यहां पर एग्जांपल देखें ना, तो यहां पे बार लगा हुआ है, ये +5 और -3 के ऊपर बार लगा हुआ, आपने पहले इसको सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये +2 रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने ब्रैकेट्स करनी। ब्रैकेट्स भी कैसे है? पहले छोटी ब्रैकेट करनी है जिसे पैरेंथेसिस या राउंड या कर्व्ड ब्रैकेट्स कहते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी सॉल्व्ड फर्स्ट इन एन एक्सप्रेशन। ऑप्शंस आर बार, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट्स के नाम पता होने चाहिए। तो सबसे पहले इसका सही आंसर सबसे पहले तो बार ही है। पूछा जाए दूसरे नंबर पे किसे करना है, तो दूसरे नंबर पे राउंड ब्रैकेट को करना है जिसे पैरेंथेसिस या कर्व्ड ब्रैकेट भी कहते हैं। यह छोटी ब्रैकेट होती है। फिर उसके बाद किसे करना होता है? मिडल ब्रैकेट को, दरमियानी ब्रैकेट को, जिसे ब्रेसिस या कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। और सबसे बड़ी ब्रैकेट को हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट। तो दिस लॉ इज नोन एज बोर्ड-मैस रूल। तो बोर्ड-मास रूल भी कह लें चाहे। तो एक तो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 3 × 12 + 23। देखें, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम सारी बातें बात की हैं, लेकिन पहले ब्रैकेट करनी है। तो ब्रैकेट मैंने करनी है सबसे पहले ये वाली। तो 23 और 12 को जमा करेंगे, आंसर आ जाएगा 35। फिर 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 105। तो ये तरतीब होगी। ये एक मुश्किल क्वेश्चन करते हैं, या हम अपनी तरफ से ही बना लेते हैं। हम एक क्वेश्चन बनाते हैं 4 × 6 - 2। ये हमारे पास ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ गया 4 + 2 - 7 और ये करली ब्रैकेट आ गई। करली ब्रैकेट के अंदर फिर स्मॉल ब्रैकेट आ गई 6 × 2 - 4 और +5 और फिर हम इसको कर देते हैं क्लोज और एट द एंड हम इसे लार्ज ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। इसके ऊपर मैं लगा देता हूं बार। हमने अपनी तरफ से तकरीबन सब कुछ ऐड करने की कोशिश की है, जस्ट डिवीजन नहीं ऐड की। तो चलें डिवीजन को नहीं भी करते। सबसे पहले हमने इसके अंदर वो विनिकुलम या बार सबसे पहले करना है। तो ये हमारे पास इसी तरह आता जाएगा, 4 + 2 ही आएगा, ये -7 ही आएगा, यहाँ पे 6 × 2 वैसे का वैसे आएगा और -4 + 5 को हमने पहले करना है। तो अब आपके पास एक वैल्यू बड़ी एक छोटी है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा +1, क्योंकि आप जब -4 + 5 को जमा करोगे तो आपके पास बड़ी वैल्यू का सिंबल आना है। जमा में हमने यही करना होता है, बड़ी वैल्यू का सिंबल लगाना होता है। तो बाकी हम इसको कर देते हैं क्लोज। विनुकुलम हो गया। अब हमने छोटी ब्रैकेट्स कर लेनी है जहां जहां पे भी हमें मिलेंगी। तो 4 × 6 - 2
अंदर 4 + 2 हो जाएगा हमारे पास 6 - 7, यहां पे करली ब्रैकेट के अंदर 6 × 2 12 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आगे ये हमारे पास करली ब्रैकेट और ये क्लोज। अब छोटी ब्रैकेट भी सॉल्व होगी, अब हमने करली ब्रैकेट करनी है। तो बार 4 × 6 - 2, अंदर आ जाएगा 6 - 7 और करली ब्रैकेट के अंदर आया 12 + 1 13। तो हमने करली ब्रैकेट सॉल्व कर ली। अब जिस तरह हम ये सॉल्व करते जा रहे हैं, नेक्स्ट आप 7 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 91 आ जाएगा। 6 - 91 को अपने अंदर से सॉल्व करके बाहर लाना है, और बाहर आपके पास तरतीब वही है बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास मुख्तलिफ सिंबल हो तो पहले डिवीजन करें, फिर मल्टीप्लीकेशन करें, फिर एडिशन करें, फिर सब्ट्रैक्शन करें। तो ये डमास है, इससे पहले ब्रैकेट और ऑर्डर्स हैं, ब्रैकेट ऑर्डर है, तो ये हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। तो बोर्ड मैथ्स रूल हम पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन यहां पे हमने समझना था कि कौन सी चीजें किस तरतीब से हमने करनी है। तो बुक की एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें, इन्होंने पहले 5 - 3 किया, आंसर आ गया 2। इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे देखें तो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। अब हम स्मॉल ब्रैकेट्स को अंदर से ढूंढ के करते हैं। तो ये स्मॉल ब्रैकेट है, हमने पहले इसको सॉल्व करना है 5 - 3 करने के बाद। तो जब आप इन्हें करेंगे तो ये 7 + 2 आपके पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसके बाद आपने करली ब्रैकेट करनी है, उसके बाद बाकी की चीजें करनी। तो करली ब्रैकेट को अंदर से सारा सॉल्व करके बाहर लाना है। तो इस तरीके से पहले विनोकुलम, फिर पैरेंथेसिस, फिर करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स करनी होती हैं और उनके सारे के सारे ऑपरेशंस करने होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन डिवाइडिंग एनी नंबर बाय अ फ्रैक्शन, यानी कि मैंने करना 4 ÷ 1/6। अगर मैंने ये करना है तो मुझे क्या करना है, मैंने इसी को उलट करके लिख देना है, यानी कि मैंने इसे लिख देना 4 × और 6 ÷ 1। ये एक रूल यहां पे लिखा गया है कि आप सिंपली डिवीजन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये हमारे पास इसके रूल्स हैं। यहां पर आपके पास बुक में ये लिखा हुआ भी आ रहा होगा कि ये वाला एक्सप्रेशन है, मैंने इसको सॉल्व करना है। ये मेरे पास बन जाता है 35 ÷ 12 और डिवीजन करना है 47 ÷ 4। लेकिन आप बुक में देख सकते हैं कि उन्होंने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन के साथ चेंज कर दिया और इसको उलट कर दिया, इसको नीचे ले आए और इसको ऊपर ले आए। तो इस तरीके से हम इनको करते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों के लिए एक और मिसाल कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने करना है 4 ÷ 2/6। तो ये एक्चुअली मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, 4 × 6 ÷ 2। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हो, आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं डेली लाइफ में से, जिस तरह अफनान्स मंथली इनकम इज 35,300। वो स्पेंड करता है 2 out of 10 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 3 ÷ 10 on food and 4 / 10 on other expenditure. Find the total amount that he saved. अच्छा, हमने सेविंग उसकी बतानी है। पहले तो उसका खर्चा निकाल देते हैं। तो खर्चा क्या है, खर्चा होता है टोटल इनकम और फिर उसका हिस्सा। तो टोटल इनकम है 35,300। तो इसमें से अब उसने एक्सपेंड क्या किया है, हम उसके सारे खर्चे पहले जमा कर लेते हैं। 2 ÷ 10 + 3 ÷ 10 + 4 ÷ 10, ये उसके खर्चे हैं और ये खर्चे उसके किस में से हैं, टोटल आमदन में से हैं। तो अब टोटल आमदन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो आपका आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये सारी बड़ी स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं ये हमने एक एक करके करने होते हैं। एक आध और आपको बता देता हूं कि लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ रोप इज 111.9 मीटर। ये टोटल है 111.9 मीटर। अगर वो इसके 6 इक्वल पीस करें और उसमें से 10 मीटर यूज करें हर एक पीस में से, तो बाकी कितनी रहेगी? भाई आसान है, 6 पीस है ना और हर पीस में 10 मीटर यूज किए, तो जो यूज्ड है वो एक्चुअली 60 मीटर है। एक में 6 मीटर, एक पीस में 10 मीटर, तो 6 पीसेस में 60 मीटर, ये निकल गई। बाकी की बताएं तो इसमें से इसको माइनस कर दें, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड देखें छोटे बच्चों के हिसाब से, तो छोटे बच्चों के लिए कहा गया कि इसे सारा सॉल्व करके देखें। तो छोटे बच्चे से किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो पहले लिखेंगे इसकी टोटल लेंथ 111.9 मीटर
और उसमें से हमने बची हुई देखनी है। तो बची हुई कितनी है वो हमारे पास, वो निकालने के लिए आप पहले देखोगे यूज कितनी है। तो जो यूज्ड है वो हमारे पास है 111.9 डिवाइडेड बाय 6, 6 पीस करने के बाद उसमें से हमने 6 दफा 10-10 मीटर यूज कर लिया है। तो जो बाकी है वो आपका बच जाएगा। इसको एक्चुअली सॉल्व करके देखना होता है, लेकिन यहां पे हमारे पास ये कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाता है। तो जहां पे हमारे लिए समरी क्या है, समरी ये है कि एडिशन के कौन से रूल्स होते हैं और मल्टीप्लिकेशन के कौन से। तो एडिशन में जब हम तरतीब आगे पीछे करते हैं तो आंसर सेम रहता है, ये कम्यूटेटिव ला के लाता है। एडिशन में जब 3 इंटीजर्स की तरतीब आगे पीछे करें आंसर सेम रहता है, ये एसोसिएटिव ला के लाता है। 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 1 इज नॉन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह किसी भी नंबर की नेगेटिव वैल्यू उसका एडिटिव इनवर्स होता है और किसी भी नंबर की फ्रैक्शन में उलट जो वैल्यू होती है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो ये सारे ला हमने किए। यहां पे हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीगर इज, पॉजिटिव इंटीगर देखना है सबसे छोटा, +1। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीगर कोई पता नहीं क्योंकि कोई लिमिट नहीं। जिस तरह सबसे बड़े पॉजिटिव इंटीगर की कोई लिमिट नहीं, सबसे बड़े नेगेटिव इंटीगर की भी, सबसे छोटे एक्चुअली नेगेटिव इंटीगर की जो हमारे पास यहां पे है, सॉरी यहां पे हमारे पास है ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीगर, सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू -1 है। सॉरी ये इस तरीके से होना, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीगर का नहीं पता, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीगर का नहीं पता। -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, +16। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स विद ऑपोजिट साइंस इज ऑलवेज नेगेटिव। आप दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, साइन ऑपोजिट है, आंसर भी नेगेटिव आएगा। -135 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर आ जाए -142। -135 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर आ जाए -142। तो हम ये एक्चुअली कर रहे हैं कि एक आपके पास a वैल्यू है, एक आपके पास b वैल्यू है और आपका आंसर आ रहा है -142। अब आपको a वैल्यू तो पता है -135, आपको b वैल्यू नहीं पता। तो आपने क्या करना है, आपने b वैल्यू मालूम करने के लिए -135 को उधर ले जाना, जहां पे वो जमा हो रहा है उधर जाके वो माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। -142 माइनस माइनस प्लस का साइन 135 और -142 में से जब 135 माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा -7। तो -7 ऐड करना है। नेक्स्ट हमारे पास एडिटिव इनवर्स। 6 का उलट एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, -6। अच्छा इसको सॉल्व करें तो ये सॉल्यूशन है वो जो बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता है -100 का, मल्टीप्लिकेशन यानी कि उलट करना है तो -100 है, -1 डिवाइडेड बाय 100 है। कौन सी ऐसी चीज होती है जिसमें नंबर्स, ब्रैकेट्स, ऑपरेटर सारी चीजें मौजूद होती हैं एक्सप्रेशन। किसको पहले करेंगे बोर्ड मैथ्स रूल में, विंकुलम को। इन बोर्ड मैथ्स रूल विच इज सॉल्व फर्स्ट, ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में से डिवीजन सबसे पहले। विंकुलम क्या है, बार को विंकुलम कहते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन आपने इसमें से ढूंढना है, तो पहले डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। तो ये आपके पास डमास रूल है, बोर्ड मैथ्स रूल का छोटा सा हिस्सा। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। रियल लाइफ क्वेश्चंस भी इसी के अंदर आ रहे हैं और ये थे इंटीग्रल्स के मुख्तलिफ ऑपरेशंस। हम एक क्वेश्चन को डिटेल में जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर एक चैप्टर हमारा कई घंटों पर मुहित हो जाएगा, तो हमने वो डेफिनेटली सारी चीजें कवर करनी है। तो जहां पर भी आप लोगों को कोई इशू हो आप उसके लिए आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और एक क्वेश्चन जो क्लियर करने वाली बात है वो वहां पे हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।